सेवन टाइम लूप द विलेज नेट। शो की स्टार्टिंग में हमें बहुत तगड़ी बारिश दिखाई जाती है और वहां पे दूसरी तरफ तो एक कैसल के अंदर बहुत बुरी तरीके से लड़ाई चल रही होती है। अगले सीन में हमें एक ऐसा बैडेस सा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसने वहां के सारे लोगों को एक अकेले नहीं मार डाला होता है। और हमें दाएं बाएं का सीन दिखाया जाता है तो वहां पर भाई सारे के सारे लोग मरे हुए होते हैं, खून से लथपथ होते हैं। और हमें पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। और फिर अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि खून से लथपथ होती है और मेरे हिसाब से तो वो भी वॉर के अंदर ही ऐसा हुआ होगा। और उस लड़की के सामने होता है वो बैडएस कैरेक्टर। सबसे पहले तो लड़की के साथी जो कि उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो वो बैडएस सा कैरेक्टर उनको अपने पास भी नहीं आने देता और उनको मार डालता है। फिर वो लड़की अपनी तलवार से वार करती है, लेकिन ये होता है कि उसके वार से उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, बस एक खरोच आई होती है। लेकिन हमें पता चलता है कि उस बैड एस कैरेक्टर ने उसकी तलवार आर पार कर दी होती है, मतलब पेट के आर पार। और फिर हमें थोड़ी बहुत अजीब सी आवाज आने लग जाती है। फिर वो आवाज आती है कि अब समय का चक्र दोबारा घूमेगा। फिर वो लड़की कहती है ये दोबारा हो रहा है। और हाँ, हमें कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि बैडास सा कैरेक्टर था, उसका नाम था आर्नोल्ड। हम लोग पूरे शो के दौरान उसको आर्नोल्ड ही बुलाएंगे, ना कि पूरा नाम लेंगे। और फिर हम लोग अगले सीन में क्या देखते हैं, वो लड़की कहीं पे अजीब सी जगह खड़ी होती है और हमें दिखता है कि उसके सामने एक प्रिंस खड़ा होता है। वो कहता है योगी तुम सबसे ज्यादा बेकार एक वुमेन हो, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। और फिर योगी कहती है हाँ तो दे देना, मेरे को लेना देना। प्रिंस कहता है क्या? प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर योगी वहां से जाने लग जाती है। और फिर योगी कहता है कि मैंने दोबारा से एक और टाइम ट्रेवल करा है। और पीछे से प्रिंस कह रहा है ए रुक जाना प्लीज। और फिर योगी कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि ये मेरे साथ दोबारा हो रहा है, मैंने लगभग 6 बार टाइम ट्रेवल करा है और मेरे को पता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। और मेरे को वो दिन काफी ज्यादा अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार टाइम ट्रेवल करा था। और फिर अगले सीन में हमें वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योगी उस प्रिंस के सामने खड़ी हुई होती है और वो प्रिंस उसको ठुकरा रहा होता है, एंगेजमेंट तोड़ रहा होता है। शुरुआत में तो ये सुन के योगी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है। वो कहता है कि प्रिंस तुम ये क्या कह रहे हो? और प्रिंस कहते हैं कि ये छोड़ो, मैं तो तुम्हें इस देश से भी निकाल रहा हूँ, मेरे को तुम्हारे काले कांडों के बारे में पता चल गया है। और यहाँ पे ऋषि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और डरी हुई होती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योगी जब थक हार के अपने घर आती है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। उसके माँ बाप कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे काले कांडों के बारे में पता चल गया है। एंड योगी कहते हैं कि नहीं ये सब झूठ है, उस प्रिंस ने मेरे खिलाफ एक शतरंज रचा है। और योगी के माँ बाप उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे योगी बहुत ज्यादा नाराज होती है और बहुत ज्यादा सैड होती है। वो एक अजीब सी जगह पे चल रही होती है और फिर धीरे धीरे चलते चलते रात हो जाती है और वो काफी ज्यादा अजीब से जंगलों में आ जाती है। वो थक हार के नीचे बैठ जाती है और फिर उसके सामने कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से एक कहता है हे तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी तो रात भी हो रही है, तो क्या तुम हमारे करेज के साथ आना चाहोगी? हमारे करेज जी पास वाले गांव में जा रहा है। और उनको देख के योगी सोचता है कि ये लोग पक्का मर्चेंट्स है। मर्चेंट्स मतलब होता है जैसे कि सेल वेल करने वाली कुछ चीजें को, जैसे कि डायमंड के अंगूठे। लेकिन वो इंसान तो सिर्फ योगी के कपड़े और उसकी ज्वेलरी की तरफ देख रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मेरे हिसाब से तुम एक बड़ी घराने की लड़की हो, वरना तुम किसी ड्यूक की बेटी हो। लेकिन इतने में ही योगी अपनी एक अंगूठी निकाल के कहती है क्या तुम मेरे से ये अंगूठी खरीदना चाहोगे? और ये बात सुनने के बाद तो यार सारे लोग शौक हो जाते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाई जाता है जहाँ पे योगी उनके साथ ही जाने लग जाती है और भाई ये तो उनके साथ जाम लगाने लग गई यार। और फिर वो पर्सन बताता है कि हम लोग मर्चेंट्स हैं और हम लोग काफी ज्यादा बेहतरीन चीजें बेचते हैं, लोग खरीदते हैं और इससे हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। और ऐसी ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम है आर्मेड कंपनी। और ये सुन के तो योगी को काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो पर्सन कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये सब सुनने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तुम्हारे चेहरे बता रहा है, तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी एक एक आर्मर्ड बन जाना चाहिए। और फिर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर से भी निकाल दिया है और तुम अब फ्री भी हो, तो तुम अब कुछ भी कर सकती हो। और ये बात सुन के योगी कहता है अरे हाँ, मैं तो अब कुछ भी कर सकती हूँ, तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकती हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि योगी बता रहा होता है कि मैंने अपने पहला जीवन में इसके ही अंदर में काम करा था और मैंने बहुत सारे चीजें बेची और मैं एक काफी ज्यादा अच्छी वुमन बनी जिसने सबसे पहले सामान देना और लेना का काम करा। काफी ज्यादा अच्छी मर्चेंट भी बनी मैं। और वो बहुत सारे अलग अलग देशों में घूमी और बहुत सारे देशों में उसने बातचीत करी, अपना सामान बेचा।
लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन वो एक वॉर के बीच में फँस गई और मर गई। ऐसा ही होता है भाई। दिमाग घुट रहा हूँ मैं इसलिए। और फिर योगी कहते हैं, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले टाइम ट्रैवल करा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योगी उसी जगह खड़ी होती है, उसके सामने प्रिंस होता है, सूअर की शक्ल का, एंगेजमेंट तोड़ रहा होता है। और योगी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड वो अपने आप को चिमटी काटने लग जाती है वहाँ खड़ी-खड़ी। एंड वो भाई वहाँ पे बस कहती है, "ए जाना सूअर, बाय।" और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर योगी सोचते हैं कि मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दोबारा एक और जीवन जी पा रही हूँ। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योगी सबसे पहले अपने घर जाती है और अपने लिए ज़रूरी की चीज़ें लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि यार मैं उनके पास जाके मिलूँगी, उस कंपनी में जुड़ूँगी, तो सबसे पहले मैं बहुत सारे सामान ले लेती हूँ ताकि मैं उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा उठ पाऊँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब तक वो उस जगह पे पहुँचते जहाँ पे उस जगह पे उसको लोग मिले थे, वहाँ पे वो लोग नहीं होते। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि योगी ने सबसे ज़्यादा टाइम लगा दिया था अपने घर पे। ऐसा हुआ कि वो लोग पहले ही चले गए और योगी सबसे ज़्यादा लेट आई। और फिर योगी बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाती है और अपना सामान दोबारा से चेक करने लग जाती है। सामान चेक करते-करते उसे अपनी दादी की एक किताब मिल जाती है। वो किताब इलाज के बारे में बताया होता है और उसके अंदर बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ भी होती है। तो योगी हमारी सोचती है कि यार मैं इस वक़्त दोबारा जीवन जी रही हूँ, तो मैं अभी फ्री भी हूँ, तो अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा सही बात होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योगी ने बहुत सारी नदी पार करके बड़े-बड़े जहाज़ों पे बैठ के उसने बहुत सारा काम करा होता है और उसने बहुत सारी दवाई बनाई होती है और उसने डॉक्टरी के ऊपर पूरी की पूरी पढ़ाई कर ली होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारी दूर जगह-जगह जाके लोगों को सही करने का काम करती है। लेकिन उसके साथ वही होता है जो पहले हुआ था, वो जाती है, वॉर में फँसती है और मर जाती है। क्या करें? दोबारा घुटनों में ही दिमाग था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि योगी ने दोबारा से टाइम ट्रैवल करा और वो वहीं पे पहुँच जाती है उस बेकार से इंसान के सामने। और वो दोबारा उससे कह रहा होता है कि मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। और फिर वो कुछ ना सुन के वहाँ से भाग जाती है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छे स्कॉलर के पास गई और वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करी। लेकिन वही हुआ उसके साथ, वो वापस वॉर में फँस गई और मर गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने चौथी लाइफ के अंदर एक बड़ी फैमिली की मेड बन गई होती है। लेकिन वहाँ पे भी यही होता है, वो जाती है, मर जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो अपने 6th लाइफ में एक सोल्जर बन जाती है, वो भी एक लड़का सोल्जर। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के उन सब के बीच में आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे भी मर जाती है और फिर हमारी योगी कहती है कि मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ जी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ थी। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं पता नहीं बार-बार मर जाती थी। हर एक 5 साल बाद मैं मर जाती थी। लेकिन इस बार मैं नहीं मरूँगी। कभी-कभी तो ये भी होता था कि मेरी रूटीन ही ऐसा था इसलिए मैं मर जाया करती थी। और फिर वो सोचती है जब भी उसके दिमाग में कुछ बचता है और वो सोचती है कि मैं इस बार मेन गेट की जगह खिड़की से कूदूँ तो मेरे हिसाब से मेरे लिए टाइम भी बच जाएगा। तो वो वहाँ पे जाने के लिए एक कट आता है तो वो वहाँ से मुड़ती है और फिर वो भाग रही होती है तो वो जाके एक इंसान के सामने टकरा जाती है और फिर वो पीछे हट के जब भी उससे माफ़ी माँग रही होती है, जब भी हमें पता चलता है कि वो वही है बैडएस कैरेक्टर आर्नोल्ड। और योगी चौक के उसका पूरा नाम बोलती है मेजेस्टी आर्नोल्ड। और आर्नोल्ड कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जानती हो लेकिन मैं तो पहली बार आया हूँ उसके आसल के अंदर, मेरे को तो किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर योगी अपने बारे में बताने लग जाती है एंड आर्नोल्ड कहते हैं कि तुमने तो मेरे को मेजेस्टी भी बोल दिया लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे डैड है मेजेस्टी। एंड ये सुन के तो भाई योगी की हालत खराब हो जाती है। योगी कहती है कि मेरे को माफ़ कर देना क्योंकि मेरी अभी अभी वेडिंग टूट चुकी है इसलिए मेरे को जल्दी से जाना है। और फिर वो आगे जाती है खिड़की के पास और ये बात सुन के आर्नोल्ड को बस उसे चौंके हुए देखा जा रहा होता है। भाई वो सोचता है ये क्या बोल दिया इसने। एंड हमें दिखाया जाता है कि योगी सबसे पहले अपनी हील्स उतारती है और वो उस खिड़की से जंप लगा दी बिल्कुल कूल तरीके से। और आर्नोल्ड ये देख के काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ही चौंक जाता है एंड फिर वो तो सबसे पहले तो गिर जाती है एंड ये देख के आर्नोल्ड थोड़ी सी मुस्कान पास करता है एंड योगी वहाँ से अपनी हील पहन के भागने के लिए लग जाती है। एंड ये देख के आर्नोल्ड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पीछे से एक इंसान आता है, वो कहते हैं कि प्रिंस क्या आपको कुछ चाहिए? आर्नोल्ड कहते हैं कि हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। और फिर अगले सीन में हमें योगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योगी जा रही होती है अपने घर की तरफ। लेकिन हमें कौन लोग दिखते हैं? वही प्रिंस जिसने उसको मतलब शुरुआत में दिखा था ना वो प्रिंस।
तो वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है और फिर प्रिंस उसे देख के कहता है, अरे तुम योगी योगी, काश तुम वहां से ना भागती। तो मैं तो यार यही चाहता था कि मैं तुम्हें इतना बेइज्जत करूं कि तुम्हारी पूरी इज्जत ही डूब जाए। और मैं तो चाहता था कि मैं भाई तुम्हें मतलब पूरा ही जाहिल कर दूं। और ये बात सुन के योगी को काफी अलग गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो ये कहता है कि है मेरे हिसाब से तो तुम इतनी जल्दी भागी, मेरे को समझ नहीं आया तुम वहां से क्यों भागी। और तुम्हें ना पता हो तो मैं जल्दी से प्रिंस बनने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से तो तुम्हें दुखी होना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला था। और ये बात सुन के यूगी कहती है कि मेरे को कोई परवाह नहीं है तेरी। और भाई ये बात सुन के तो प्रिंस हमारा वहां पर गिर जाता है, वो बिल्कुल शौक हो जाता है, भाई इसने ये क्या कह दिया। और पीछे से प्रिंस के साथ कुछ लोग भी आए हुए होते हैं और वो लोग बात करने ले जाते हैं। हमारे हिसाब से तो प्रिंस ने योगी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हमें तो यहाँ पे पता चला कि योगी ने प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया है। और वो लोग हंसने लग जाते हैं। एंड ये बात सुन के तो प्रिंस उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, अबे तुम लोग मेरे साथ हो क्या इसके साथ हो। और हमारी योगी कहती है कि सही है, तुमने मेरे से एंगेजमेंट तोड़ दी, मैं तो यही चाहती थी, तुम सबसे बेकार इंसान हो। और ये बात सुन के तो भाई हमारा प्रिंस पूरा ही टूट जाता है। और फिर पीछे से एक लड़की आती है, वो कहते हैं कि तुम मेरे प्रिंस से ऐसे बात नहीं कर सकती। और योगी उसे देख के कहती है, मारिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जब भी हमारा प्रिंस खड़ा हो जाता है और फिर वो योगी को बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लग जाता है। और फिर थोड़ी बहुत देर बाद योगी कहती है, मेरे को कोई परवाह नहीं है, तुम जो भी हो मेरे को कोई परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी में मेरे को लिए लगा करता था जब मैं छोटी थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ भी चेंज नहीं होता है शादी के बाद। एंड ये सुन के प्रिंस कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, मेरे को समझ नहीं आया। और फिर योगी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी शादी तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से नहीं हो रही है, और मैं खुश हूँ कि अब से मैं तुमसे दूर हूँ। और ये बात सुनकर प्रिंस पूरा ही गिर जाता है, अपने पैरों के नीचे से जमीन उसकी खिसक जाती है। एंड फिर मारी तो यार उसको संभाल ली होती है। और फिर योगी कहती है, मारी मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी इससे इसलिए हो रही है ताकि तुम्हारा किंगडम और इसके किंगडम में दोस्ती हो जाए, तुम्हारी ये शादी करने का कोई भी मन नहीं है। और मारी कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। और फिर योगी कहते हैं कि देखो मेरे को कोई परवाह नहीं है इसकी, और मैं पहले ही कह दूं अगर तुम्हारी शादी इससे होती है तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और फिर योगी कहती है कि मैं पहले ही कह दूं तुम्हें खुश रहना, तुम अपने लिए खुश रहो, अपने घर वालों के लिए खुश रहो। तुम्हें तुम्हारी लाइफ खुद के लिए जीने के लिए मिली है, तो तुम अपनी लाइफ कैसी भी कर सकती हो। और ये बात सुनकर तो मारिया की भी आंख बिल्कुल ही खुल जाती है। और फिर योगी कहते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वो वहां से जाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसके कंधे पे एक हाथ आता है, और ये हाथ देख के योगी तो बिल्कुल डर जाती है और उसकी तरफ पीछे से तलवारबाजी अपनी तलवार निकाल के उसकी तरफ मार देती है। और वो बंदा भी जल्दी से अपनी तलवार के ऊपर मार देता है। कोई और नहीं, आर्नोल्ड होता है। आर्नोल्ड कहते हैं, तुमने बहुत अच्छे से डिफेंस करा, मेरे हिसाब से तुमने तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छे से सीखी, कहाँ से सीखी मेरे को बताओ। योगी कहती है बस ऐसे ही सीख ली मैंने। और फिर उसे देख के तो वहां के जो प्रिंस के लोग होते हैं, और प्रिंस चौंक जाता है। और प्रिंस कहते हैं, अबे ये कौन है, ये कौन बेकार इंसान आ गया यहाँ पर। और फिर योगी कहती है कि मैं आर्नोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। वो आर्नोल्ड का पूरा नाम लेती है। एंड इस नाम को सुन के भाई वो सारे लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने आर्नोल्ड का बैडेस्ट कैरेक्टर देखा है, किलर का तरीका देखा है उन लोगों ने उसका। और फिर योगी कहती है, आर्नोल्ड सामा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर योगी कहती है कि मेरा और आपका क्या लेना देना है। और फिर योगी अपने मन के अंदर सोचती है कि पिछले जन्म में ही इसने मेरे को मार डाला था, और ये मेरे हिसाब से तो मेरे दुश्मन है। लेकिन हमारा आर्नोल्ड तो यहाँ पे आशिकी किए दिमाग से आया होता है। आर्नोल्ड यहाँ पे गिर जाता है और उसका हाथ पकड़ा है, और फिर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो अब आगे और फिर योगी तो ये भाई ये बात सुन के थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, और जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग चौंक जाते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद योगी कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस प्रपोजल को ठुकराती हूँ। एंड ये बात सुन के आर्नोल्ड थोड़ा बहुत हंसने लग जाता है। एंड योगी सोचती कि इसने ही मेरे को मेरे पिछले जन्म के अंदर मार डाला था, और मैं अब ये मेरे को प्रपोज कर रही, काफी अजीब बात है, और ये हंस क्यों रहा है। लेकिन जब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के राजा आ जाते हैं, मतलब राजा बोले तो प्रिंसेस के डैड। एंड फिर वो प्रिंस सबसे पहले तो अपने डैड के पास भागता ताकि वो शिकायत कर पाए, लेकिन उसके डैड उसको मार के आर्नोल्ड के सामने खड़ा कर देते हैं। और फिर आर्नोल्ड उनके पास आता है, कहते हैं कि मेरे हिसाब से अब आपके कासल और मेरी कासल के अंदर रिश्ते थोड़े बहुत खराब होने वाले हैं, और आप ये नहीं चाहते तो योगी और मेरे बैठने की जगह बुक करी जाए, बातचीत करेंगे हम दोनों। ये बात सुनकर तो राजा बिल्कुल ही घबरा जाते हैं, और वह योगी को कहते हैं कि प्लीज इनसे शादी कर लो।
और फिर ये इतनी सारी बातें सुनने के बाद तो योगी मान ही जाती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग एक घर के अंदर बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठे होते हैं। और फिर योगी कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या लेना देना है मेरे से। फिर आर्नोल्ड कहते हैं साफ सीधी बात, मेरे को तुमसे प्यार है और तुम मेरे से शादी कर लो। फिर योगी कहते हैं प्यार मेरी पिछले 7 लाइफ के अंदर, बोले तो 6 लाइफ के अंदर मेरे को मार डाला गया वॉर के दौरान। और वॉर किसने स्टार्ट करी? इस दरिंदे ने। और लेकिन ये अब मेरे से कह रहे कि मेरे को इससे प्यार है, उसको मेरे से प्यार है। ये काफ़ी अजीब बात है। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं इससे शादी करती हूँ, अगर मैं इससे साथ रहती हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसने वॉर क्यों स्टार्ट करी, वॉर स्टार्ट करने का मकसद क्या है, और ये हमेशा मेरे को ही क्यों मारता है। हला हलवा। और फिर योगी कहते हैं कि मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। और फिर आर्नोल्ड कहता है बताओ मेरे को, मैं सारी चीज़ें पूरी करूँगा। और फिर योगी कहती है पहली बात, हमारी जो वेडिंग होगी वो पूरी दुनिया देखेगी, मतलब अलग अलग राजा आएंगे अलग अलग देशों से। दूसरी बात, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कभी नहीं रहूँगी, उनके पैर कभी नहीं दबाऊंगी। तीसरी बात, हम लोग कहीं पे दूर रहेंगे। और चौथी बात, तुम मेरे ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। पांचवी बात, मैं अपनी कैसल कर घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी, तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये बात सुन के आर्नोल्ड हंसता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योगी तो उस आर्नोल्ड की गाड़ी में बैठ के उसके देश जाने के लिए तैयार होते हैं और उसके साथ जारी होती है। हमें दिखाया जाता है कि काफी दिन बीत जाते हैं, रातें बीत जाती है, और फिर योगी की आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख लग जाती है तो उसे महसूस होता है कि आर्नोल्ड उसके पास आ रहा है। और फिर वो अपनी आंख खोल के झट से अपनी तलवार उसकी गले पे लगा देती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था तुम मेरे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ सकते। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे को गलत बिल्कुल भी मत समझो, तुम्हारे हाथ में मेरी तलवार है। और फिर योगी देखते है तो हाँ, उसके हाथ में सच में आर्नोल्ड की तलवार होती है। मेरे को माफ कर देना, ये लो अपना तलवार। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुमने जिस कंपनी से सामान मंगाया था उस कंपनी का हम लोगों ने सारा सामान खरीद लिया है। और फिर योगी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आर्नोल्ड कहता है तुमने मेरे को पहले ही सेंस कर लिया, मेरे हिसाब से तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा सीखी हुई है, तुमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी हुई है। योगी कहती है कि हाँ, मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, इन सब की बचपन में हर कोई सीख ही जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ियों पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है, और जो कि आर्नोल्ड के सिपाही होते हैं वो लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं। और फिर आर्नोल्ड भी उससे बाहर निकल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आर्नोल्ड कहता है कि योगी तुम इसके अंदर ही, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना। और फिर वो गाड़ी का गेट बंद करके लॉक लगा देता है। थोड़ी देर बाद योगी सोचते हैं कि यार मैं इस गाड़ी के अंदर बैठते बैठे नहीं रह सकती, मेरे को बाहर जाना चाहिए। और फिर वो अपने बालों में से एक अजीब सी पिन निकालती है और फिर वो गेट खोल देती है। और फिर वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि आर्नोल्ड ने सारे के सारे लोगों को मार गिराया होता है, और भाई वो उसका वो बैड एस कैरेक्टर होता है। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुम लोग काफ़ी कमज़ोर थे, तुम लोग तो एक ही बार में ही ढेर हो गए। और फिर योगी देखती है कि असल में उसने मार डाला नहीं होता, बस उन्हें थोड़ी बहुत खरोचें दी होती है। और थोड़ी सी दूर में हमें पता चलता है कि आर्नोल्ड के इस लड़ाई में बहुत सारे सोल्जर भी घायल हो चुके होते हैं। और फिर योगी भी उनकी मदद करने के लिए आती है, और वो देखती है कि एक सोल्जर को एक तलवार से मारा गया है, जिस तलवार के अंदर पॉइजन होता है। और फिर आर्नोल्ड और उसका दोस्त कहते हैं कि हमें लगभग 2 दिन लगेंगे, और मेरे हिसाब से तो हमें किसी के गांव में जाके सिक्योर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन योगी जब भी वहाँ पे खड़ी होके कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसका सिक्योर कैसे बनाना है। और ये बात सुन के तो भाई हमारा वो दोनों चौंक जाते हैं। एंड फिर योगी लग जाती है सिक्योर बनाने में, और उसको सिक्योर बनाते हुए देख के सारे सोल्जर चौंक जाते हैं। एंड वो लोग मतलब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर सिक्योर बन गया होता है। योगी सोचती कि मेरे हिसाब से मेरे ऊपर ये लोग सारे के सारे लोग शक कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो एक तलवार लेती है, वही पॉइजनिंग वाली, और फिर वो अपने ऊपर सबसे पहले कट लगा लेती है। उसको सबसे पहले तो आर्नोल्ड भी रोकने आता है, लेकिन योगी अपने ऊपर ही अपने एंटीडोट को सबसे पहले लगा देती है। और फिर वो कहती है तो बताओ अब कौन कौन ये एंटीडोट लगाना चाहेगा, क्या तुम सबको अब यकीन है? नहीं, अगर तुम लोग नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे तुम लोग मर जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया था कि वो सारे सैनिक वो एंटीडोट को लगाने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारी योगी और भी हलवर्स और पत्तों को ढूंढ रही होती है ताकि वो और भी चीजें बना पाए। जब भी वहाँ पे आर्नोल्ड आ जाता है और फिर वो तो सिर्फ उसको ही घूरे जा रहा होता है। योगी कहती है क्या हुआ, आपको मेरे से कोई काम है? और फिर आर्नोल्ड कहता है कि वैसे तुमने उस गाड़ी का दरवाजा कैसे खोला? तो वो योगी कहते हैं कि मैं आपको ये नहीं बता सकती, ये तो सीक्रेट है। और हमें पता चलता है कि जब उसकी चौथी लाइफ थी तो जब वो मेड थी तो वो ऐसे ही दरवाजे खोल लिया करती थी।
इसलिए उसे पता है। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मेरे को नहीं पता है, लेकिन तुम मेरे को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रही हो, मेरे को नहीं पता कि तुम मेरे को अब अगली बार कैसे एंटरटेन करोगी। योगी कहती है कि आर्नोल्ड सामा, मैं आपको ये सारे काम एंटरटेन करने के लिए नहीं कर रही हूँ। एंड फिर आर्नोल्ड उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता है। एंड योगी ये रूप देख के योगी सोचती है कि ये वही इंसान है जिसने मेरे को पिछली लाइफ के अंदर मारा था, हर एक लाइफ के अंदर मेरे को मार डाला था। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और फिर योगी कहती है क्या तुम मेरे को बता सकते हो जब मैं सिक्योर बना रही थी तो सारे सोल्जर मेरे को ऐसे चौंकते हुए क्यों ही देख रहे थे। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि उन सबको लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा बेकार लड़की हो, क्योंकि तुम्हारी रिश्ता होने वाला था तुम ये भी टूट गया रिश्ता भी। और फिर वो सोचते हैं कि वो लोग मेरे से ये बारे में सोचते हैं। और फिर वो कहती है लेकिन तुमने अपने डैड को क्या बताया होगा। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मैंने ये कहा कि वहाँ पे एक प्रिंस अपनी प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है, वेडिंग कर रहा होता है, तो मेरे को जब भी वो लड़की दिखती है और मेरे को वो एक ही बार में पसंद आ जाती है तो मैं उसे उठा के लेके आ जाता हूँ हैं। और फिर ये कहते हैं कि क्या मतलब मैं एक हॉस्टेज हूँ। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि हाँ तुम अभी एक हॉस्टेज ही हो। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मेरे हिसाब से मेरी कंट्री के अंदर भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत लेना। और ये बात सुन के हमारी योगी बिल्कुल ही खुश हो जाती है। योगी कहती है कि यार ये काफ़ी एक कमाल की बात है, अगर मैं एक हॉस्टेज हूँ तो ना मेरे को किसी जॉब में जाना पड़ेगा, ना कि मुझे काम करना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड ये देख के आर्नोल्ड कहते हैं ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लड़की है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आर्नोल्ड के कैसल पहुंच गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जो कैसल था, वो जो शहर था, बहुत ही बड़ा शहर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शहर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा विशाल शहर होता है। और ये चीज़ देख के तो भाई हमारी योगी बिल्कुल ही खुश हो जाती है। और फिर वो लोग फाइनली कैसल के अंदर पहुंच गए होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए योगी आर्नोल्ड के पास आके पूछती है कि अभी तक मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे क्यों रुक गए, मतलब क्या परेशानी आ गई। आर्नोल्ड कहता है कि अभी तक सारी चीज़ें ढंग से तैयार नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें अभी तो ड्रेसिंग रूम में ही रुकना पड़ेगा। और फिर योगी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तो एक हॉस्टेज हूँ। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं यार यार ये लड़की कितनी अजीब है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योगी तो कपड़े चेंज करने वाले कमरे के अंदर होती है और उसमें तो अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। जब वहाँ पे दो सिपाही आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन योगी कहते हैं कि मेरे को अब तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करो, ये जो टेबल है ये यहाँ से कहीं बाहर धर दो। एंड फिर वो लोग उस टेबल को बाहर धर देते हैं और फिर योगी उस कैसल की पूरी साफ सफाई करती है, उसको बिल्कुल नई सी तरह बनाने के लिए। एंड वो पूरी ही साफ सफाई करते हैं, बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई करती है। और जब वो बाहर जा रही होती है तो वो कहती है कि 3 साल बाद आर्नोल्ड अपने फादर को मार डालेगा और फिर वो वहाँ का राजा बन जाएगा, उसके बाद से ही वॉर स्टार्ट होगी। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग उसके माँ बाप से दूर रहेंगे ताकि वो अपने फादर को ना मार पाए और सब कुछ सही होगा। और फिर वो जा रही होती है, जब भी उसको दिखते है कि कुछ मेड्स को परेशान कर रही होती है। और फिर वो मेड्स कहती है प्रिंसेस को तो हम ही तैयार करेंगे और तुम उसके पास भी नहीं जा सकती बेवकूफ़ लड़की। और फिर जब वहाँ पे योगी आ जाती है, वो उस मेड के पास जाती है और उसे खड़ा करती है। और फिर वो मेड्स तो उसे भी देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उन्हें पता नहीं होता कि यही है प्रिंसेस। और फिर वो मेड्स कहती है अबे तू कौन है। और फिर योगी कहती है कि मेरे हिसाब से तुम इस मेड के कपड़े साफ करने चाहिए, लेकिन अभी मत करना, अभी थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। और फिर ये बात सुन के तो वो मेड उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और वो वहाँ से जाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो मेड उस योगी को कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए उन मेड्स से, मेरा नाम एल्स है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद भाई वहाँ पे सच में ही बारिश स्टार्ट हो गया होता है और फिर शाम हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि योगी एक बालकनी के पास आई होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब भी उसको वहाँ पे किसी का आने का आभास होता है। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें हमेशा ऐसे समय पे छुप के नहीं रहना चाहिए, मेरे सामने आ जाओ। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को नहीं पता है कि तुम मेरे को बार बार कैसे पकड़ लेती है, ये काफ़ी अजीब बात है। और फिर योगी उससे पूछने लग जाती है कि इस शहर के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत बताओ। आर्नोल्ड उसे बताने लग जाता है। योगी उससे बहुत सारी जगहों के बारे में पूछती है शहर की, और बहुत सारे गाँव के बारे में पूछती है, छोटे छोटे लोगों के बारे में पूछती है। और यहाँ पे आर्नोल्ड भी अच्छे से उसको जवाब देने लग जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद आर्नोल्ड कहता है मेरे को नहीं पता तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो, क्योंकि इस शहर के अंदर कुछ भी खास नहीं है,
इस शहर के अंदर इतना भी कुछ खास नहीं है जो कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। छोटी मोटी बातें ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी योगी बहुत ज़्यादा खुश होती है सारी बातें सुन के। फिर आर्नोल्ड कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुमने इस शहर को देखने के लिए ही मेरे से शादी करी है। और फिर योगी कहती है कि मैं इस शहर में अपने बचपन से आना चाहती थी। मैं इस शहर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना करती थी, मेरे को ये शहर काफ़ी अच्छा लगा करता था, लेकिन किसको पता था कि मेरी इस शहर में ही शादी हो जाएगी। इस शहर को मैं एडमायर्स करती हूँ और ये शहर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारा आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि तुमने इस शहर को एडमायर्स क्यों करा है। यहाँ पे कुछ भी देखने लायक नहीं है, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कुछ भी सही नहीं है। और फिर योगी कहते कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारा खूबसूरत जगहें हैं, खूबसूरत लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है ये। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को तुम्हारी बातें, यही बातें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और फिर ये बात सुन के योगी को अपनी पुरानी बातें याद आती है, जब उसकी मम्मी उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया करती थी। योगी पढ़ना चाहती थी लेकिन उसकी माँ उसको पढ़ने नहीं देती थी। उसकी माँ उससे कहा करती थी कि तुम पढ़ के क्या करोगे, वैसे भी तुम्हें सिर्फ अपने घर के सामान काम सीखने चाहिए और तुम अपनी फैमिली को फिर शादी के बाद संभाल सकती हो। और फिर योगी कहते हैं कि ये सब मेरे को कुछ भी नहीं पता। और फिर योगी कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को खुद से चला सकती हूँ, मैं चाहूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये बात सुन के आर्नोल्ड उसके गाल को छू के उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम जो भी चाहो वो कर सब कुछ कर सकती हो, मेरे को ये बातें तुम्हारी काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर योगी कहते हैं लेकिन क्यों क्यों करते हो तुम मुझसे प्यार, मतलब क्या है तुम्हारा और मेरा वास्ता। आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैंने सबसे पहला अपना एक एग्रीमेंट तोड़ दिया तुम्हें छूने का। और तुम मेरे को ये बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में और क्या मकसद, तुम क्या करना चाहती हो। और फिर आर्नोल्ड वहाँ से चला जाता है। योगी उसको जाते देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर योगी सोचती है कि पता नहीं ये आर्नोल्ड आखिरकार चाहता तो चाहता क्या है। और फिर अगले सीन में हमें योगी सोती हुई दिखती है जब वहाँ पे ओलिवर आया था, इसलिए योगी जग जाती है और वो पहले तो घबरा जाती है क्योंकि वो तैयार नहीं होती मिलने के लिए। फिर वो तैयार होकर ओलिवर से मिलती है और योगी कहती कि ओलिवर तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो। ओलिवर कहता है कि हाँ आज वैसे भी मेरी छुट्टी है लेकिन फिर भी मेरे को काम करना पड़ रहा है। जो आर्नोल्ड सामा है, पहले तो उनका शादी करने का मन नहीं था लेकिन अब उनका शादी करने का मन है, काफी अजीब बात है। और अब तो उनके पास एक वाइफ भी है। और जब योगी को पता चल जाता है कि ओलिवर उसे चेक करने के लिए आया होता है और फिर योगी कहते हैं कि तुम मेरे को चेक करने के लिए आए हो ना, ये लो मेरे को चेक कर लो। और ये देख के ओलिवर बिल्कुल ही चौंक जाता है और ओलिवर अपने मन के अंदर सोचता है कि इनको ये बात कैसे पता चली। और फिर ओलिवर उनसे माफी मांगता कहता है कि मैंने ये नहीं करा, ये मेरे से लॉर्ड सामा ने करने के लिए कहा था। और फिर योगी कहती है कि तुम लॉर्ड सामा के मेरे साथ अंदर में बहुत सालों से काम कर रहे हो। और फिर ओलिवर कहते हैं कि जी हाँ मैं लगभग अभी 10 साल से काम कर रहा हूँ। और फिर योगी कहती है कि मेरे साथ तुम्हें तो पता ही होगा, अगर तुम 10 साल से काम कर रहे हो तो उन्होंने मेरे से शादी क्यों करी। ओलिवर कहते हैं कि मेरे को वैसे तो नहीं पता लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनके चेहरे पे स्माइल है जब भी वो आपके साथ रहते हैं, तो ये देख के मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो। और फिर योगी कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो मेरे को आर्नोल्ड सामा ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि मैं कोई गुड़िया हूँ। ये सुनने के बाद ओलिवर सबसे पहले तो हंसता है और फिर ओलिवर योगी के हाथ में एक लिस्ट दे देता है। वो कहता है कि आज जितने भी मेहमान आएंगे वो ये उन सब की लिस्ट है। और फिर योगी उस लिस्ट को अच्छे से देखती है। जब ये ओलिवर उसको एक और लिस्ट दे देता है, वो कहते हैं कि ये कल रात की पार्टी की लिस्ट है। और योगी कहते हैं कि हाँ कल रात को पार्टी है। और फिर अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वहाँ के जो शेफ होते हैं वो बिल्कुल ही बिजी होते हैं, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया खाना बनना होता है, सारे के सारे लोग वहाँ पे काम वाम में लगे हुए होते हैं। दूसरे सीन में हमें आर्नोल्ड एक कुर्सी पे बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। जब भी वहाँ पे योगी आ जाती है और योगी आने के बाद आर्नोल्ड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के मेट सेलेक्ट करूँ। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो, ये तुम्हारी मन मर्जी है। मेरे हिसाब से तो ओलिवर ने तुम्हें ढंग से बताया नहीं है कि ये एक सिंपल सी पार्टी है, ये कोई खास पार्टी नहीं है। इस पार्टी के अंदर बहुत सारे राजा आएंगे जो कि मेरे को देखेंगे और पसंद करेंगे। और फिर योगी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है वैसे तो इस पूरी शहर के लिए मैं एक होस्टेज हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप जाए और अपनी प्रिंसेस को वहाँ पे दिखाए। और फिर आर्नोल्ड कहता है तो इसका मतलब मैं आप तुम्हें टच कर सकता हूँ। और फिर वो दोनों हाथ पकड़ के बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर की तरफ जाने के बाद सारे लोग आर्नोल्ड को हेलो बोलते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं। वहाँ पे एक राजा आ जाता है अपनी बेटी दिखाने के लिए
लेकिन जब ये आर्नोल्ड सामा बोलते हैं कि मेरे को इस लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और फिर आर्नोल्ड सामा कहते हैं कि मैंने अपनी औरत ढूंढ लिया है, मेरे को भी अब प्यार हो गया है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। ये सुन के वहाँ पे सारे लोग चौंक जाते हैं और फिर योगी भी अपना सबको नाम वाम बताती है और ये देख के आर्नोल्ड सामा बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं। और फिर आर्नोल्ड और योगी आगे जा रहे होते हैं जब योगी कहते हैं कि तुम्हें ये सब बताने की क्या जरूरत थी, ये तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए था। एंड आर्नोल्ड कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और योगी कहते हैं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि हाँ। और फिर योगी अपने मन के अंदर कहते हैं कि ये इंसान आर्नोल्ड जिसने मेरे को मेरी पिछली लाइफ के अंदर मार डाला था, ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। और फिर योगी कहते हैं कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे, मैं तो यार तुमसे तलवारबाजी के अंदर भी नहीं जीत पाती। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं चलो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में तुम और मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस करें। और फिर ये सुनने के बाद तो यार योगी बिल्कुल ही खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर योगी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आर्नोल्ड के साथ तलवारबाजी करते करते मैं उसकी ट्रिक और सीख जाऊँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी मेरे लिए। लेकिन जब भी वहाँ के सारे लोग डांस करने लगे जाता है क्योंकि डांस का म्यूजिक वहाँ पे बज गया होता है और फिर वो दोनों भी डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आर्नोल्ड कहते हैं कि मैं अगर तुम नहीं चाहती मेरे से डांस करना तो तुम मना कर सकती हो, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर लेकिन यहाँ पे योगी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ थोड़े देर मज़े करना, आओ चलो अब डांस करते हैं। और फिर दोनों डांस करते हैं, इतना बेहतरीन डांस करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को टीज़ भी करते हैं लेकिन आर्नोल्ड हमेशा बच जाता है उस टीज़ से। और फिर यार उनका डांस लास्ट में जाके ख़त्म हो जाता है, सारे के सारे लोग उनका डांस देख के उनके लिए ताली बजाने लग जाता है। लेकिन कुछ लड़कियां वहाँ पे खुश नहीं होती और फिर कुछ राजाओं से बात करने के लिए चले आते हैं। दूसरी तरफ योगी बिल्कुल अकेली होती है और फिर कुछ लड़कियां आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाची, इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए एक वाइन लाए हैं, ये लीजिए, इसे पिए। और फिर योगी बस उसे पीने वाली होती है जब भी वो सूंघ लेती है और उससे पता चल जाता है कि वो रेड चिली पाउडर से बनाया होता है, इसलिए योगी उसको नहीं पीती। और ये देख के उन लड़कियों को पता चल जाता है कि हमारा प्लान फेल हो गया, वो लोग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हमें योगी एक टेरेस पे दिखती है, रात हो रही होती है और योगी उसे पीने की कोशिश कर रही होती है जब भी पीछे से वहाँ पे आर्नोल्ड आ जाता है। आर्नोल्ड कहता है कि मेरे हिसाब से तो इस वाइन का टेस्ट बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें ये वाइन फेंक देनी चाहिए। जब भी वहाँ पे योगी कहती है कि नहीं, मैं फूड को वेस्ट नहीं कर सकती। इतना सुनने के बाद आर्नोल्ड उसके हाथ से उस वाइन को छीनता खुद ही पी जाता है। ये देख के तो योगी भी ब्लेस करने लग जाती है। और फिर आर्नोल्ड कहता है डांस करते वक्त तुम मेरे को किसी और पर्सन की तरह सोच रही थी ना। और फिर योगी कहते हैं कि मैं तुम्हें फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती अपने मन के अंदर, इसलिए वो बात को काटते हुए सोचती है और कहती है कि मेरे को पता है कि तुम्हारे नाड़ पे एक बहुत गहरा कट है। ये सुनने के बाद तो भाई आर्नोल्ड भी चौंक जाते हैं, वो सोचते हैं कि इससे कैसे पता चला। योगी अपने मन के अंदर कहते हैं जब मैं डांस कर रही थी, जब मैंने वो कट देख लिया था। और फिर आर्नोल्ड योगी को अपना वो कट दिखाने लग जाता है। योगी उससे देख के तो बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे पुराने कट और नए कट भी होते हैं। और फिर योगी कहते हैं कि क्या तुम मेरे को बता सकते हो ये कट तुम्हें कैसे लगे। आर्नोल्ड ये बातें सुन के और इन बातों को काटने के लिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, आओ घर के अंदर चलो। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी मेट काम कर रही होती है और वहाँ पे हमारी योगी भी होती है। और जब भी वहाँ पे, और वैसे तो उन मेट्स को नहीं पता होता कि प्रिंसेस कैसे दिखती है, उन्हें प्रिंसेस है कौन। और जब वहाँ पे डियाना और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो तो आने के बाद उन पर सीधे ऑर्डर चलाने लग जाते हैं जैसे कि वही हो यहाँ की राजकुमारी। और फिर डियाना योगी को देख के कहती है अबे तू दोबारा आ गई यहाँ पर। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर योगी बाकी लोगों से पूछती है कि ये डियाना है कौन, डियाना मतलब कैसी थी पहले। और फिर बाकी मेड बताती है कि पहले के समय पे डियाना काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से थी, उनके पास बहुत सारी दुकानें थी, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ उनकी दुकानें सारी की सारी डूबती हुई चली गई। और फिर अगले सीन में ही हमें सारी मेड्स हॉलवे में दिखती है प्रिंसेस के। और फिर जब भी वहाँ पे ओलिवर जब भी वहाँ पे प्रिंसेस को बुलाता है, बाकी मेड उनके सामने झुक जाती है। जब भी वहाँ पे प्रिंसेस आती है और उसे देखकर तो डियाना और डियाने के साथ बाकी सब लोग भी चौंक जाते हैं क्योंकि प्रिंसेस और कोई और नहीं, वही योगी है। और फिर योगी आने के बाद सीधे उन लोगों को चुनने लग जाती है जो कि उनके जाने पहचाने लोग होते हैं। और फिर ये सुनने के बाद डियाना बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, वो कहते हैं कि योगी आप अपने अपने चुनने हो, अपने बंदे चुनने हो, आप मेरे को तो चुन नहीं रहे, मैं इन सबसे ज़्यादा सीनियर हो, इन सबसे ज़्यादा काम समझती हो। और फिर योगी इन सब को सुनने के बाद कहती है डियाना तुम्हें मेट से निकाला जाता है। ये सुनने के बाद तो यार डियाना बिल्कुल ही टूट जाती है
और वो तो नीचे ही गिर जाती है। जब भी वहाँ पर योगी आ जाती है और वो कहती है, डियाना देखो मेरे को एक बात बताओ, जब तुम पहली बार कैसल में आई थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? डियाना कहती है, जब मैं पहली बार कैसल में आई थी तो जो मेरे से सीनियर्स थे वो मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं बताते थे और मैं सारा काम गलत करा करती थी। लेकिन योगी कहते हैं, योगी डियाना देखो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम एजुकेट हो और ये सब बिल्कुल भी एजुकेट नहीं है। और फिर डियाना को रियलाइज़ होता है कि उसने बाकी मेट्स के साथ कितना बुरा करा है, कितनी बुरी तरह से अपनी धौंस जमाई है। और फिर ये सब याद करने के बाद वो रोने लग जाती है। जब भी उसे संभालने के लिए 2 मेड और आती है और फिर वो कहते हैं कि डियाना बिल्कुल बढ़िया है, आप उनको ऐसा मत कहिए। और फिर योगी डियाना के पास आते हुए कहते हैं, डियाना मेरे को तुम्हारी जैसी लड़की की ज़रूरत है, अब से तुम मेड नहीं हो, बाकी लड़कियों को पढ़ाया करकोगी और तुम अब से एक टीचर की जॉब संभाला करकोगी। और ये सुनने के बाद डियाना कहती है, क्या मैं? और फिर अगले सीन में हमें ओलिवर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिवर कहता है, आर्लॉर्ड सामा ये सब हुआ था वहाँ पर। और फिर आर्लॉर्ड कहता है कि मैं जानता था वो कुछ ना कुछ तो कर लेगी। अगले सीन में हमें योगी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बिल्कुल ही तैयार होती है और वो बिल्कुल ही तैयार हो रही होती है। जब वहाँ पे दूसरी मेड आ जाती है वो कहते हैं, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। जब वो अंदर आती है और फिर वो उसके बाल बहाती है, उसे एक नई ड्रेस पहनाती है। और जब डियाना कहती है कि बच्चों को लड़कियों को पढ़ाना एक ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। और फिर जब वहाँ पे खबर आती है कि वो आ रहा है और फिर योगी अपने मन के अंदर कहती है, ये वही समय है जब वो मेरे सामने बैठा हुआ होगा, वही इंसान जिसने मेरे को मर्चेंट के बारे में समझाया था। और फिर अगले सीन में हमें दिखते कि योगी और वो गेस्ट बैठा हुआ होता है आमने सामने। वो कोई और नहीं, आयला कंपनी का मालिक होता है। आप सबका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस वाली वीडियो को शुरुआत। काइंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योगी और काइंड आमने सामने बैठे हुए होते हैं। काइंड उसे देख के समझ आता है कि योगी उससे क्या कहने वाली है और योगी भी अपने मन के अंदर सोच लेती है कि काइंड काफ़ी समझदार इंसान है तो वो समझ गया होगा कि मैं उससे क्या कहने वाली हूँ। और फिर सबसे पहले काइंड योगी को उसकी शादी के लिए बधाई देता है और फिर योगी कहते हैं, शुक्रिया आपका। और फिर वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं, हंसते हैं और बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छे से बातचीत करते हैं। और फिर योगी कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि काइंड आप हमारी शादी को तैयार करें। और फिर काइंड हंसते हुए कहते हैं कि अरे मैं इतनी बड़ी शादी को कैसे ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ, ये काफ़ी अजीब बात है। ऐसे ही वो लोग हंसते हैं और फिर काइंड कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी आपसे सेल करने के लिए। ये सुन के योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है और फिर कहता है कि आपने मेरे से बिल्कुल बेकार से बात करी, मैं आपके साथ डील नहीं कर सकता। फिर ये सुनने के बाद योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है, योगी बिल्कुल ही घबरा जाती है। और फिर योगी बोलती है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं आप मेरे से डील क्यों तोड़ रहे हो? और फिर काइंड कहता है कि पहली बात तो आप मेरे हिसाब से अब बिल्कुल भी तैयार नहीं हो हमसे डील करने के लिए और आप सबसे ज़्यादा खुश भी हो हमसे डील करने के लिए, तो ये काफ़ी अजीब बात है। वैसे तो हम एक छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी मैंने आपके जैसे लोग बहुत सारे देखे हैं जो कि हमसे डील डन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे डील डन नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है और फिर योगी उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको पीठ दिखाते हुए चला जाता है वहाँ से। और फिर अगले सीन में हमें योगी दिखती है जो कि एक छोटी सी खेत पे काम कर रही होती है, उसके पीछे सिपाही भी खड़े होते हैं। और फिर वो लोग पूछते हैं कि ये आप क्या कर रही हो? और फिर जब योगी बताते हैं कि मैं यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाऊंगी और ये बहुत सारी दवाइयाँ बनाऊंगी। ये सुन के तो यार सिपाही बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। और फिर योगी को एक बात ख्याल आती है और फिर योगी कहती है, तुम एक काम करना, मैं अभी तो घर के अंदर जा रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, तो आज तुम ना पहरेदारी कहीं और जगह देना। तो वो गार्ड कह लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है। और फिर दूसरी सीन में हमें काइंड दिखता है जो कि अपने दोस्त के साथ पीने के लिए जा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है, भाई तू पागल है क्या, तू या उनके साथ डील डन कर लेता। और फिर लेकिन यहाँ वहाँ पे काइंड कहता है कि नहीं, अगर मैं डील डन कर लेता फिर हमारी टीम बिल्कुल ही खतरे में आ जाती। और फिर वो लोग जब भी बार के ना घुसते हैं, जब भी उन्हें दिखता है कि वहाँ सारे लोग ढेर पड़े हुए होते हैं कि वहाँ पे योगी सबसे पहले आ चुकी होती है और उस योगी ने वहाँ के लोगों को इतना पिलाया होता है कि वहाँ के लोग पी पी के बेहोश हो गए होते हैं। जब भी वहाँ पे योगी और काइंड आमने सामने बैठते हैं, काइंड बोलता है कि मेरे हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा चालाक लड़की हैं, तो अब हमको बातें ना घुमाते फिराते हुए सीधे पॉइंट पाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो अब आप कोई कस्टमर नहीं, अब आप मेरी एक पार्टनर है। अब आपको और मेरे को एक दूसरे को प्लान बताना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन जब योगी कहते हैं कि मैं अपना प्लान तुमको नहीं बता सकती, मेरे को माफ़ कर देना। और फिर काइंड कहता है, वैसे तो हम एक बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है और हमें कोई सा लॉस हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा घाटे में चले जाएंगे। और फिर लियो भी कहती है कि आप क्या इस चीज़ को खरीदना चाहोगे?
काइंड कहता है कि नहीं, मैं नहीं खरीदना चाहूँगा, मेरे को पता है कि तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ है। और फिर काइंड कहता है कि हम लोग किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम लोग सीधे अपनी गन पे ही भरोसा कर सकते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं वैसे तो भरोसा, वो जब इतना कहने वाले ही होता है जब ये योगी कहते हैं कि आप भरोसा गन और काइंड पर भरोसा करते हो सबसे ज़्यादा। और ये बात सुनकर तो काइंड भी बिल्कुल ही चौंक जाता है। और फिर योगी कहती है कि एक काम कीजिए, अगर मैं इस शहर में रह के पता कर लूँ कि इस शहर को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या आप फिर मेरे साथ डील डन करोगे? और फिर काइंड हँसते हुए कहता है, हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें 1 साल का वक़्त देता हूँ, 1 साल बाद मैं आके देखूँगा कि तुमने क्या-क्या कमाया और फिर मैं तुम्हारे साथ डील डन करने के लिए सोचूँगा अभी। और फिर यहाँ से योगी उठ जाती है और फिर योगी कहती है कि चलिए अब मैं जा रही हूँ। जब योगी जाने वाली होती है, जब भी वो उसके पास एक पोटली धर के चली जाती है एंड काइंड कहते हैं कि ये क्या है? योगी कहते हैं कि तुम जब इसे खोलोगे जब तुम पहचान जाओगे। और फिर अगले सीन में योगी अपने घर पे आ जाती है और फिर वो अंदर जाने वाली होती है और वो घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं क्योंकि वो सोचते थी चलो अब घर पे आ गई, अब सोऊंगी खाना खाना खा के। और जब वो गेट खोल के अंदर जाती है तो वो बिल्कुल ही डर जाते हैं क्योंकि उसके सामने ओलिवर बैठा हुआ होता है। उसे देख के वो बिल्कुल ही डर जाती है और फिर ओलिवर कहता है, मैं जानता हूँ कि उस इंसान ने तुमसे डील तोड़ दी। वो इंसान होता कौन है? तुम कहो तो मैं क्या उसे मार दूँ? और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि नहीं, 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 मैं ही तुम्हें हॉस्टेज बना के लाया हूँ, तो मेरे हिसाब से उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं होगा। और फिर आर्नोल्ड उसकी तरफ चलते हुए आ रहा होता है। योगी सोचती है कि भाई आज तो मरो, आज मेरे हिसाब से आर्नोल्ड मेरे को मार ही डालेगा। और फिर आर्नोल्ड उसके पास आके कहता है, रात हो रही है और तुम एक लड़के से मिलने गई, तो उसने तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं, तुम बिल्कुल सही हो ना? और फिर योगी कहती है कि हाँ। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि अब से तुम कासल के बाहर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा जाया करूँगा। योगी कहती है, क्या तुम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब मेरी मर्जी मैं कहीं पे भी जाऊँ। आर्नोल्ड कहते कि हाँ, तुम्हारी मनमर्जी है, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई सी भी चोट लगी, कि तुम बिल्कुल भी खराब भी हो जाओ। और फिर ये सब सुनने के बाद योगी कहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मैं जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें मना भी कर दूँ तो तुम भेस बदल के जा सकती हो। और फिर योगी कहती है, क्या आपको कैसे पता है? मेरे हिसाब से आप मेरा माइंड रीड कर लेते हो ना? और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल हो, मैं तुम्हारा माइंड कभी भी रीड नहीं कर सकते, मेरे को पता ही नहीं कि तुम अगली चाल क्या चलोगी। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे लिए अब खाना बनाओ। और फिर दूसरी तरफ योगी खाना बनाने लग जाते हैं, लेकिन योगी को खाना बनाना नहीं आता। और फिर वो आर्नोल्ड के पास आके कहती है कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मेरे को माफ़ कर देना। ये सुन के आर्नोल्ड बिल्कुल ही चौंक जाता है, वो कहते हैं कि एक बार मेरे को चखाओ। और फिर योगी चखाती है तो आर्नोल्ड कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, तुमने गलत कहा कि तुमको खाना बनाना नहीं आता। ये सुन के योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है। फिर दोनों खाना खाते हैं और फिर ये दोनों बातचीत करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या-क्या हुआ। और फिर ये सब बातचीत होने के बाद और फिर आर्नोल्ड वहाँ से उठ के जा रहा होता है, वो कहते हैं कि तुम जो चाहो वो तुम कर सकते हो। लेकिन वो जा रहा होता है, जब वो कहता है, क्या तुमको मेरा भाई मिला? ये बात सुन के योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है। योगी कहती है, क्या आपका कोई भाई भी है? नहीं, मेरे को आपका भाई नहीं मिला। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुम कभी भी मेरा भाई देखे उससे बिल्कुल भी बात मत करना, ना कि उससे हाय हेलो करना, वो बिल्कुल ही बेकार इंसान है। और फिर योगी ये बात सुन के योगी बिल्कुल ही घबरा जाती है, वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर आर्नोल्ड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें योगी एक लाइब्रेरी में दिखती है एंड वो बहुत सारी किताबें पढ़ रही होती है। वो घबरा रही होती है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों की प्रिपेयर करनी है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वेडिंग भी आ रही है, ये सब भी आ रहा है। यार मैं आज रात सो नहीं पाऊंगी, मेरे हिसाब से मैं बहुत सारी रातें ढंग से नहीं सो पाऊंगी। और फिर दूसरी तरफ ओलिवर बिल्कुल ही चौंक जाता है, वो कहते हैं क्या आर्नोल्ड आपने योगी का खाना बना हुआ खाया? और फिर आर्नोल्ड कहते हैं हाँ, वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये सुन के तो यार हमारा ओलिवर चौंक जाता है। और फिर दूसरे सीन में हमें हमारी योगी दिखती है। योगी पूरी रात भर सो नहीं पाई, इसलिए वो अपनी खेती करने के लिए भी बिल्कुल ही ख़राब हालत में होती है। उसको देख के सिपाही लोग कहते हैं कि मैम आप एक काम कीजिए, आप जाके सो सकती है, रेस्ट कर सकती हो, हम लोग आपका काम कर देंगे। लेकिन हमारी योगी कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये सब कर सकती हूँ, मैं इतनी भी थकी हुई नहीं हूँ। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं, जब भी उनको दिखता है कि उनके खेत के अंदर एक इंसान लेटा हुआ है, वो वहाँ पे सो रहा होता है। और जब भी वो उठता है उनकी आवाज़ों से, तो वो बिल्कुल ही उड़ जाता है, उसकी आँख खुल जाती है। और सबसे पहले तो उसे देख के सैनिक लोग कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप अंदर चले जाइए, हम लोग इसे देख लेंगे। एंड योगी कहती है कि नहीं नहीं, आप ये सब मत करो। और फिर वो इंसान उठ के कहता है, हे आप ही हमारी भाभी है, लगता है आपने ही हमारे भाई के साथ शादी करी है, मेरा नाम आल्थरी है।
और मैं आर्लोड सामा का छोटा भाई हूँ। और ये सुन के तो भाई योगी बिल्कुल ही चौंक जाती है। जब भी वो योगी को अपने पास बुलाता है नीचे बैठने के लिए, और जब भी योगी उसके पास आती है और फिर वो उसके नीचे बैठती है, और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने आपको कैदी बना के लाया है और मैं आपको छुड़ा के रहूँगा। और फिर योगी कहता है कि नहीं वो मेरे को ऐसे नहीं लाए, मेरा ही मन मर्जी है उनके साथ रहने का। और फिर वो कहता है चलो ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो ठीक है। और फिर वो खड़ा हो जाता है खुशी से, और फिर वो वहाँ से जाने के लिए लग जाता है। और फिर योगी भी वहाँ से जाने लग जाते हैं। जाते वो सोचते हैं कि आर्नोल्ड और उसके भाई में पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर वो अपने सिपाहियों से पूछती है क्या तुम लोग आर्नोल्ड और 3 के बारे में क्या कुछ जानते हो। और फिर वो सिपाही भी बिल्कुल घबरा जाते हैं, वो लोग कुछ भी बता नहीं पा रहे होते हैं। और फिर योगी कहती है कि तुम लोग नहीं जाते तो तुम लोग मत बताओ मेरे को। तो फिर योगी वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं। वो सोचती है कि मेरे हिसाब से दोनों भाइयों में थोड़ी वो लड़ाई चल रही है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आर्नोल्ड से कोई लड़ रहा होता है। वो कहते हैं कि तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। और फिर वो उनसे बहसबाजी चल रही होती है। जब वहाँ पे योगी भी आ जाती है एंड योगी उसको देख के उसकी तरफ थोड़ा सा अजीब सा इशारा करती है। इसे देख के भाई हमारा आर्नोल्ड भी खुश हो जाता है और फिर वो उसकी तरफ स्माइल देता है। और फिर ये देख के योगी बिल्कुल ही शर्मा जाती है और फिर योगी बिल्कुल ही घबरा भी जाती है। फिर आर्नोल्ड भी अपनी बात पे टिका हुआ ही होता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। और फिर योगी भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर योगी भी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें उसके कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योगी अंदर एंटर करती है तो उसको एक कोने पे एक नोट पड़ा हुआ दिखता है। और फिर वो उस वाले नोट को पढ़ती है तो उसका लिखा होता है कि आर्नोल्ड ने उसे कहीं पे मिलने के लिए बुलाया होता है, लेकिन वो आर्नोल्ड की राइटिंग नहीं होती। इसलिए योगी पहचान जाती है कि वो आर्नोल्ड ने नहीं, किसी और ने लिखा है, वो 3 ने लिखा है। और फिर वो वहाँ पे चली जाती है कपड़े वपड़े पहन के और फिर वो कहती है 3 मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तुम मेरे सामने आ जाओ। और फिर 3 उसके सामने आ जाता है। और फिर अगले सीन में वहाँ पे हमारी योगी पहुँच जाती है जहाँ पे उसे 3 ने बुलाया होता है। 3 उसे देख के कहता है भाभी आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, मेरे को लगा नहीं था कि आप आ जाओगी। अगर आप यहाँ पर आई गई हो तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर योगी कहती है हाँ तुम मेरे को जल्दी बताओ, वैसे भी मेरे को जल्दी से जाना है। और फिर 3 कहते हैं कि तुम मेरे भाई को नहीं जानती, मेरा भाई बस खून खराबी के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। और फिर योगी कहती है हाँ मैं ये जानती हूँ, मैं ये सब जानते हुए भी उसकी वाइफ बनी हूँ। और फिर योगी कहते हैं कि तुम्हें ना पता हो तो उसने अपनी सौतेली माँ को ही मार डाला था और वो आगे जाके भी तुम्हें मार ही डालेगा, तो फिर क्यों हो उसके साथ। लेकिन योगी यहाँ पे कहती है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनकी बीबी हूँ तो अब मैं उनके साथ ही रहूँगी। ये सुन के तो भाई हमारे 3 बिल्कुल ही चौंक जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि उसे कुछ ये सुनने के लिए मिलेगा। और जब भी वहाँ पे 3 कहता है अरे यार तुम पागल हो गई हो, तुम नहीं जानती मेरे भाई के साथ अगर तुम रहोगी तो तुम्हें खून और ब्लड के अलावा कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें वो सुख चैन की ज़िंदगी नहीं मिलेगी जो कि मेरा भाई तुम्हें दे सकता है। लेकिन वहाँ पे जब भी योगी कहते हैं कि आपका स्वागत है आर्नोल्ड सामा, जब भी वहाँ पे आर्नोल्ड आ जाता है उसे देख के तो भाई 3 बेचारा कांपने लग जाता है क्योंकि उसकी ऐसी तैसी हो जाती है अपने बड़े भाई को देख के। और फिर वो कहता है बड़े भाई देखो जो भी अब तुमने अभी सुना वो बिल्कुल गलत था, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने गलती से कह दिया था, ये सब झूठ है। और फिर आर्नोल्ड सामा कहता है 3 मैंने तुमसे मना कर रहा था योगी के करीब भी आने के लिए। ये सुन के तो भाई हमारा 3 बिल्कुल ही डर जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि उसका भाई ये कहेगा। और फिर 3 कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। और फिर 3 वहाँ से चला जाता है। और फिर आर्नोल्ड कहता है योगी से योगी तो मैंने मना करा था ना 3 के करीब आने के लिए। और फिर योगी कहते हैं कि नहीं मेरे को आपका नाम देके यहाँ पे बुलाया गया तो मैं आपके नाम देते हुए यहाँ पे क्यों नहीं आती, आप ही बताइए। आर्नोल्ड कहता है कि तुमने उस वाले मैसेज का मेरे को जवाब देता, उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँच पाया। और फिर योगी कहते हैं कि इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आज आ गए हो। और फिर आर्नोल्ड कहता है योगी तुम्हें कुछ कहना है क्या। और फिर योगी कहती है कि हाँ आपका भाई आपके बारे में इतना गलत क्यों सोचता है और आपके बारे में इतना गलत क्यों कह के गया। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं क्योंकि ये सच है, ये बिल्कुल ही सच है कि मैं बिल्कुल ही बेकार इंसान हूँ। और फिर योगी कहते हैं कि आपने पिछली वाली वॉर के अंदर बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली थी, लेकिन आप यहाँ पर है और आप तो बहुत ज़्यादा कैरिंग फील्ड दिखाई दे रहा है सबके अंदर। ये सुन के हमारा आर्नोल्ड बिल्कुल ही गुस्सा हो जाता है और वो योगी की नाड़ पकड़ लेता है, पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ गया है वो। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुमने तो मेरे को कभी बैटल फील्ड पर देखा नहीं तो तुम ये सब क्यों कह रही हो। लेकिन योगी यहाँ पे कहती है कि आप कुछ भी कीजिए, मैं आपको कभी बुरा इंसान नहीं समझूंगी। और फिर योगी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है तो मैं आपको बिल्कुल भी बेकार इंसान नहीं मानूंगी। और ये सुन के तो भाई हमारा आर्नोल्ड बिल्कुल ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे फंस गया होता है। और फिर आर्नोल्ड कहता है क्यों
तुम्हें ये सब कैसे पता? और मैं पता नहीं तुम्हारी आंखों में हमेशा देखता हूँ तो मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़ाई के मैदान में, तुम्हारी आंखें, ये नीली आंखें, और फिर आर्नोल्ड का हाथ उसके गालों पे चला जाता है गले से, और फिर धीरे धीरे, और फिर यहाँ पे योगी कहती है ये वही इंसान है जिसने मेरे को 6 बार मारा है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे को अजीब सी फीलिंग्स क्यों आ रही है इसे देख के। ऐसी फीलिंग्स पिछले 6 जन्मों में मेरे को कभी नहीं मिली, इस वाले जन्म के अंदर मेरे को ये फीलिंग मिल है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। और जब यहाँ पे योगी कहते हैं कि हे आर्नोल्ड सामा, मैं आपकी वाइफ बन के रहना चाहती हूँ, मैं आपकी फियोंसे बन के रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी ज़िंदगी भर। और बस इतने सुन के भाई हमारा आर्नोल्ड सख्त लोंडे से पिघल जाता है, थोड़ा सा यार पिघलना पड़ेगा। और फिर आर्नोल्ड उसके चिन पे अपना हाथ लाता है और फिर उसे सीधे किस कर लेता है। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुम्हें मेरे को इतनी भी अच्छी वाइफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें अगले सीन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे योगी एक डेस्क पे बैठी होती है जो कि अपना कलर पेंट बना रही होती है, और फिर वो उस दिन की रात के बारे में सोचती है जब आर्नोल्ड साहब ने उसे किस कर लिया होता है। फिर वो थोड़े बहुत ब्लेस करने लगे थे, जब भी वहाँ से पीछे से मेड आती है। मेड कहती है क्वीन आपको अब आराम कर लेना चाहिए, आप बड़े दिनों से काम कर रही हो। और फिर यहाँ पे योगी कहते हैं कि हाँ मेरे को अब आराम कर लेना चाहिए। और योगी अपने मन के सोचती है अब तो यार दिन काफी पास आ रहे हैं। मेड योगी के नाखून की तरफ ही देखे जा रही होती है। जब योगी कहती है हे क्या तुम्हें भी नेल पॉलिश लगानी है, तो आओ बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें नेल पॉलिश लगा देती हूँ। एंड ये सुन के हमारी मेड कहती है नहीं मैं नहीं लगाना चाहती, लेकिन फिर भी योगी उसकी नेल पॉलिश लगा देती है। एंड योगी कहती है कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद, क्या तुम मेरे को बताओगी? और फिर मेड उसको अपना मनपसंद रंग बताती है। और फिर मेड वहाँ पे रोने भी लग जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये क्या है और क्या हम लोग क्यों कर रहे हैं। मेड कहती है क्या इससे मेरे नाखून भी स्ट्रांग हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पे योगी कहती है हाँ हो तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अंडा और बहुत सारी चीज़ें भी खानी चाहिए। और फिर मेड कहती है हाँ ठीक है, जब तनख्वाह आएगी तो मैं ज़रूर खाऊंगी। और फिर हमें पता चल कि मेड एक काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से है, उसकी सारी तनख्वाह उसके छोटे भाई बहनों को खिलाने में ही लग जाती है। मेड इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद पाती। और फिर योगी ये सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, और वो सोचती है कि इस देश के अंदर मेड की तरह और भी गरीब लोग हैं, मेरे को उनकी भी मदद करनी चाहिए। जब योगी कहती है हे मेड तुम्हें जौन सा भी रंग पसंद है मैं तुम्हें वो गिफ्ट करूँगी। और फिर मेड कहती है नहीं आपको ये ज़रूरत नहीं है आपको ये सब करने की। लेकिन फिर भी योगी ज़बरदस्ती करके उसे एक नेल पॉलिश दे देती है। एंड ये लेने के बाद मेड बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और वो कहते हैं कि मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरे को पता नहीं कि मैं आपको शुक्रिया कैसे कहूँ। और फिर अगले सीन में सारी मेड वहाँ पे नेल पॉलिश लगाने लग जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर योगी अपने मन के अंदर सोचती है मेड की जैसे और भी गरीब लोग हैं तो मेरे को उनकी भी मदद करनी चाहिए। और फिर हमें अगले सीन के अंदर काइंड और योगी की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पे योगी अपनी नेल पॉलिश दिखाती है काइंड को, एंड काइंड उससे देख के कहता है अरे वाह ये तो एकदम खूबसूरत चीज़ है, ये छोटे छोटे बोतलों में आ रहे हैं और अलग अलग रंग के, तो मेरे हिसाब से तो इसे लड़कियां जरूर खरीदेगी क्योंकि ये प्रोडक्ट लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ योगी जी आप हमारे साथ टीम वर्क कीजिए और हम इस प्रोडक्ट को वेरी कॉस्ट का बता के बेचेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा बता के। जवी काइंड कहता है कि मेरे हिसाब से योगी जी आप तैयार नहीं है, मेरे हिसाब से आपके दिमाग के अंदर इससे भी ज़्यादा आइडियाज़ है। और योगी कहती है मैं जानती थी तुम पक्का यही कहोगे। इसलिए योगी उसके सामने एक साइनिंग लेटर पकड़ा देती है, जिसको काइंड लेके कहता है लेकिन इससे तो उसका ही फ़ायदा होगा जो कि इसे बेचेगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा जिसने उसको बनाया है। और फिर योगी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि ये आसानी से बनाया जाता है, इसकी कॉस्ट भी कम है और ये मतलब 2 मिनट में बन जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं वो सारे लोग इस चीज़ों को बेचें और इस चीज़ के अंदर हमारी मदद करवाए। और ये सुन के काइंड कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आइडिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिसअपॉइंट हूँ। आप हमेशा इसका मतलब आप चैरिटी में डोनेट करना चाहते हो, ये काफ़ी बुरी बात है। और फिर योगी कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बिजनेस की बात करने के लिए आई हूँ, सिर्फ हम लोग अब बिजनेस की बात करेंगे। देखिए वैसे भी इस चीज़ को बनाने में कोई टैक्स वैक्स तो कटेगा नहीं, और वैसे भी कटता भी है तो ये काफ़ी ज़्यादा लोकेलिटी में टैक्स कटेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। ये सुन के फिर काइंड कहता है मेरे को वैसे तो आगे बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, तो मैं तैयार हूँ आपके साथ मदद करने के लिए। और वैसे भी मैं इससे बाहर जाके बातचीत नहीं करने वाले इस बात के ऊपर। और फिर वहाँ पे योगी कहते हैं कि मेरे से एक बार किसने कहा था कि एक मर्चेंट्स को अपने कस्टमर खुद ही चुनने चाहिए,
लेकिन फिर भी हम लोग अपने कस्टमर खुद ही बनाएंगे, चुनेंगे नहीं। और ये सुन के तो भाई काइंड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर वो बहुत जोर जोर की हंसने लग जाता है। हाँ हाँ, मैं समझ आ गया कि तुम ये चाहती हो कि मैं ये वाला प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को बेचूं, जैसे कि कुछ लोग गरीब भी होते हैं और फिर वो लोग हमारे कस्टमर बिल्कुल पक्के वाले बन जाएंगे और फिर वो हमेशा हमसे ही सामान खरीदा करेंगे। और फिर योगी कहती है हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहती थी। और फिर काइंड कहता है हाँ हाँ, मैं समझ आ गया और मेरे को ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। लेकिन फिर भी योगी जी, आप बिल्कुल भी ज़्यादा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा सोचा होगा, मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस करा होगा। तो अब आप बताइए मैं आपको कैसे ठुकराऊँ। और फिर ये सुन के तो भाई हमारी योगी मन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर योगी कहती है मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये सब करूँ, लेकिन फिर भी। जब भी योगी उसके सामने एक और नोट धर देते हैं जिसे देख काइंड बिल्कुल ही चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसके बहन के रिपोर्ट्स होते हैं। और फिर वो कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। और फिर योगी कहते हैं कि मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को ये सब पता है, आर्या टोली बड़े दिनों से बीमार है। और फिर ये सुन के काइंड कहता है मेरे को नहीं पता कि तुम्हें ये सारी बातें कौन बता रहा है। और फिर योगी कहते हैं कि मेरे बाहर, जो कि ये इस कासल के बाहर मैंने अपने हब्स उगाए हुए हैं, तो आप चाहो तो मैं उसको लगा के उसको ठीक कर सकती हूँ। और फिर काइंड कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर योगी कहते हैं कि तुम्हें ना याद हो तो मैंने तुम्हें एक बार एक पोटली दी थी और मैंने कहा था इस सारे लोगों को जगा देना। और फिर जब भी काइंड के दोस्तों को भी याद आता है, अरे हाँ, जो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पी थी, उस वाली दवाई को खाने के बाद मेरी एकदम से ही उतर गई थी और वो सारे लोग भी सही हो गए थे। एंड फिर और फिर काइंड तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है। और फिर काइंड कहता है ठीक है, तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे से डील करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे को वो दवाई दे दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन सही हो जाए, प्लीज़ मेरी मदद करो। अब मैं तुम्हारे साथ डील भी कर रहा हूँ। और फिर योगी कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे से ऐसे डील करें। मैं तो आपकी बहन को बिना किसी बात के भी वो दवाइयाँ दे सकती हो, तो आप मेरे सामने मत झुकिए। मैं कहती हूँ कि मैं तो आपको, आपकी बहन को फ्री में भी दवाई दे दूँगी, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप अब इससे समझ गए होंगे कि गरीब लोग भी अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और फिर ये सुन के योगी भी हाँ करता है। और फिर योगी सर झुका के कहती है कि प्लीज़ हमारे साथ डील कीजिए। और फिर जब भी वहाँ पे काइंड उनके सामने झुक के कहते हैं कि हे प्रिंसेस, सर उठाइए। और फिर योगी कहते हैं कि प्लीज़ आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर काइंड कहता है मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। पहले के समय पे मैं सिर्फ कस्टमर को चूज़ करा करता था, वो अमीर हो तो मैं जब भी उसे दिया करता था सामान, लेकिन फिर भी अब मेरे को समझ आया कि मेरी तरह और भी गरीब लोग हैं जो कि अपने गरीब भाई और बहन के लिए मदद करना चाहते हैं। और फिर मैं आपके साथ अब कोलैब, मतलब बोले तो सामान बेचने के लिए तैयार हूँ और अब से आर्या कंपनी आपके अंडर में काम करेगी। ये सुन के तो यार योगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, योगी अकेले बैठी भी होती है। योगी सोचते हैं कि चलिए अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जब योगी खड़ी होती है, जब भी वो गिर जाती है और फिर वहाँ पे 2-3 गार्ड आ जाते हैं, वो आते हैं और फिर योगी कहते हैं कि तुम क्या आर्नोल्ड सामा को बुला के ला सकते हो। ये सुन के गार्ड थोड़े चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में ओलिवर और एक गार्ड योगी से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन जब वो लोग अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये देख के तो वो दोनों चौंक जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें 3 दिखाया जाता है, जो कि हंस रहा होता है और जो कह रहा होता है कि भाई ये हमारी प्रिंसेस तो कोलैब होके गिर ही गई और तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पे एक गार्ड और योगी की एक मेड होती है, जो कि उसको यहाँ से लेके आए हुए होते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे योगी बिल्कुल उठ जाती है और फिर वो अपने हाथ पाँव खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं। और फिर 3 कहता है उनसे कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया क्राउन प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। और फिर अगले सीन में हमें 3 दिखाया जाता है, जो कि 2 गार्ड्स के साथ आता है और फिर वो कहता है भाभी आपको कैसा लगा अपने ही मेड से किडनैप होते गए। और फिर योगी कहते हैं कि तुमने ये क्यों करा। और फिर 3 कहते हैं कि मैं अपने भाई को परेशान देखना चाहता हूँ, वो जब भी परेशान होता है जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो। योगी कहते हैं क्या तुम अपने भाई के साथ करीबी बढ़ाना चाहते हो। और फिर 3 कहते हैं अब ये सब आपको कैसे पता भाभी। और फिर ये सब चल ही रहा होता है जब वहाँ से 3 चला जाता है अपने गार्ड्स के साथ। और फिर हमें योगी का थोड़ा सा एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेहोश होकर गिर रही होती है। और जब वो गिर रही होती है, जब वहाँ पे एक मेड और एक गार्ड आता है और फिर योगी कहते हैं तो मैं पक्का 3 ने भेजा ना। ये सुन के वो दोनों बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब आपको कैसे पता।
और फिर योगी कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि 3 इस्लाम एरिया को बहुत दिनों से अच्छे से बता रहा है, काम वाम करवा रहा है, इसलिए तुम लोग भी इस्लाम एरिया में ही रहते हो, तो मेरे को पैसे भी पता चल गया। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपको बिल्कुल भी मारेंगे नहीं, बस उन्होंने हमसे कहा है कि आपको लेके आने के लिए, हम आपको आराम से उनके पास लेके जाना चाहते हैं। और फिर योगी कहते हैं चलो ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। और फिर वहाँ की गार्ड कहता है कहाँ चलते हैं? वो कहते हैं 3 के पास। और फिर वो लोग उसे 3 के पास ले जाते हैं। और योगी फिर भी बहुत ज़्यादा बेहोशी में होती है, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से खड़ी होने की कोशिश करती है। दूसरी समय हमें 3 और आर्नोल्ड सामा के बीच में बातचीत देखने के लिए मिलती है। और फिर 3 कहते हैं कि मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर आए हो, आप और मैं साथ में बैठे हुए हैं। मेरे को तो याद भी नहीं कि आप और मैं साथ में बैठ के बातचीत हमने दोनों ने कब करी थी। और फिर वहाँ पे आर्नोल्ड कहता है कि मेरे को सच सच बताओ तुम क्या चाहते हो। और फिर 3 कहता है कि मेरे को राजगद्दी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुराने एम्पायर को दोबारा से रिऑर्गेनाइज करवाओ। और वैसे भी अगर तुम ये सब नहीं करते हो तो मैं बहुत बुरा कर सकता हूँ योगी के साथ। और ये सुन के तो भाई आर्नोल्ड कुछ भी रिएक्शन नहीं रहता, उसको कोई भी परवाह नहीं, मतलब वो ऐसा दिखाता है कि वो उसको मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और फिर वहाँ पे 3 कहता है तुम उससे प्यार करते हो ना, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं उसके साथ कुछ ही करता हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम उसके साथ रहना चाहते हो, उसकी केयर करते हो, तुम मेरे से भी ज़्यादा उसकी केयर करते हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा परवाह है, और तुम तो बस उसकी तरफ ही देखते रहते हो, मेरी तरफ तुम कभी भी ध्यान नहीं देते। मैं भाई अब क्या ही करूँ। और फिर आर्नोल्ड कहता है तुमने उसे प्रिजन बनाया हुआ ना, तो तुमने कौन सी जेल के अंदर है? और फिर 3 कहता है कि हाँ मैं उसको जेल के अंदर धरा, मतलब वो जेल जैसी दिखती है, ऊपर वाला कमरा है। और उस जेल के बाहर मैंने बहुत सारे गार्ड खड़े करे हुए हैं, अगर तुम जाओगे तो वो गार्ड तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। और फिर वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वो मेरे हिसाब से भाग तो नहीं सकती। जब वहाँ पे आर्नोल्ड कहता है तुमने ना पता हो, लेकिन वो भाग जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमागदार है। और फिर 3 कहता है कि नहीं, अगर मैंने एक इशारा दिया तो वो गार्ड उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ कर सकते हैं। और फिर आर्नोल्ड कहता है मैं पहले कह दूं कि तुम्हारी जब ही हार हो गई थी जब तुमने योगी को किडनैप करने के बारे में सोचा था, और तुम अब हार चुके हो, वो पक्का वहाँ से भाग के यहाँ पे आ जाएगी। और फिर 3 ये बात समझ नहीं पाता, और हमें दूसरी सिनेमा के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे योगी भाग चुकी होती है, उसने अपना को छुड़ा लिया होता है, और फिर वो उनके पास ही आ रही होती है। और फिर इसकी प्रेजेंस तो हमारे आर्नोल्ड को भी हो जाती है, और फिर आर्नोल्ड कहता है वो आ गई। और फिर वहाँ पे भाई योगी बिल्कुल स्टाइल मारते हुए आ जाती है, और फिर उसे देख के तो भाई हमारा 3 भी चौंक जाता है। और फिर 3 कहते तुम वहाँ से भागी कैसे? और फिर आर्नोल्ड कहता है तो योगी तुम वहाँ पे से कैसे भागी? उस खिड़की से, क्या गेट खोल के भागी, क्या दीवार के अंदर छेद करके भागी? और फिर योगी शर्मा की कहती है कि मैं एक आम लड़की हूँ, मैं सीधे गेट से भागी। ये सब सुन के भाई 3 बिल्कुल ही चौंक जाता है। 3 दोबारा पूछता है कि आप ये कर कैसे रही हो? और फिर जब ही योगी कहते हैं कि हे 3 मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और फिर योगी उसके पास आने लग जाती है, और 3 भी हमारा डर जाता है। और फिर सबसे पहले तो योगी बताती है नंबर 1, तुम 3 किसी को भी पकड़ो तो तुम्हें उसकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तुमने उससे क्यों ना लोहे से क्यों ना बांधा हो, और साथ ही साथ तुम्हें कभी भी उस प्रिजन को अकेले नहीं धरना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हें कभी भी उसकी सबसे पहले थोड़ी सी तो चेकिंग कर लेनी चाहिए, वरना तो कोई भी कैदी अपने साथ एक टूल लेके आ सकता है। कभी भी तुम किसी को भी किडनैप करो तो उसके सबसे पहले हाथ बांध दिया करो, और चाहो तो तुम उसकी हड्डी भी तोड़ सकते हो ताकि वो हिल भी ना पाए। और फिर ये सब करने से तुम एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किडनैपर बन जाओगे। बस ये इतना कह ही रही होती है योगी, जब वहाँ पे आर्नोल्ड उसे रोक के कहता है तुम उसे बता रहे जिसमें तुम्हें किडनैप करा, और तुम उसको ये सब बता रही हो किडनैप करने की ट्रेनिंग। भाई तुम क्या लड़की हो? ये सुन के तो हमारी योगी भी शर्मा जाती है। और जब आर्नोल्ड उसे अपनी टी शर्ट पहना देते हैं, और फिर योगी देखिए मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है, आपकी तो नाड़ चमक जाएगी। और फिर 3 आर्नोल्ड की नाड़ की तरफ देखता है, और फिर उसे कट दिखता है, और फिर 3 बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और फिर वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इन सब के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। जब उसके पास योगी आ जाती है, योगी कहती है हे 3 सामा, क्या आप मेरे को बता सकते हो आपकी क्या फीलिंग्स है, आपका क्या गोल है? और फिर 3 सामा कहता है कि मेरे को एक प्रिंस बनना है, मेरे को राजगद्दी संभालनी है, और मैं जानता हूँ योगी जी आप अपनी क्वीन बन के अपनी राजगद्दी संभालना चाहती हो। और भी योगी कहती है नहीं, और तुमने बड़े दिनों से इस्लाम एरिया में भी एक्टिविटी कम बंद कर दी है। और भी 3 कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई परवाह नहीं है यार वहाँ की। और फिर योगी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने बहुत दिनों से देखा है कि इस्लाम एरिया को फंडिंग मिलना बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी तुम उसे बायोलॉजी की फंडिंग देने लग गए थे। और फिर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बात है। और फिर ये सुन के तो भाई हमारे 3 बिल्कुल ही चौंक जाता है। और फिर योगी कहते हैं तो
अब तुम्हारी क्या परेशानी है? और फिर 3 कहते हैं कि मैं जानता हूँ। मेरी सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरा भाई मेरे को इग्नोर मारता है, मेरा भाई मेरे की तरफ ध्यान नहीं देता, मेरा भाई मेरी तरफ कुछ भी नहीं करता और मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को मार दे। और फिर ये सुन के योगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर 3 कहते हैं कि मेरा भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये सब सोच के तो मैं बिल्कुल ही पागल हो रहा हूँ। और फिर इतनी बात चल रही होती है जब वहाँ पे आर्नोल्ड कहते हैं योगी अब बस हुआ, अब बस करो। और फिर योगी कहते हैं लेकिन आर्नोल्ड साहब मैं तो बस करो अब, वैसे भी मैं इस इंसान की बिल्कुल ही परवाह नहीं करता हूँ। ये सुन के तो भाई हमारा 3 बिल्कुल ही टूट जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। योगी और 3 फिर अकेले होते हैं, मतलब योगी और आर्नोल्ड सामा बिल्कुल ही अकेले होते हैं। और फिर योगी कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा आपने ऐसा। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि वैसे भी मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं है। और फिर योगी कहते हैं कि नहीं मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी और फिर मेरे को पता चला कि आपने मेरे को पिछली बार ये क्यों कहा था कि मेरे को वाइफ बनना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक ना एक दिन गायब हो जाओगे और ये आपके भाई को भी पता है, इसलिए आपका भाई आपके लिए परेशान रहता है। और वैसे भी ये कोई बात नहीं होती कि आप अपने भाई को पसंद नहीं करते हो, इसके लिए आपका भाई कोशिश कर रहा है कि वो अगला एक राजा बने और आप गायब ना हो, वो आपको बचाना चाहता है। और प्लीज़ मेरे को बताइए आप उससे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर इतना सुनने के बाद आर्नोल्ड एक बिल्कुल ही क्रीपी मुस्कान देता है और फिर ये मुस्कान देख के तो योगी भी डर जाती है। और फिर आर्नोल्ड कहता है हाँ मैं यही सुनना चाहता था। तो आप आखिरकार तुम मेरे से जब पूछ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझना चाहता हूँ, वैसे भी मैं पहले ही कह दूँ 3 को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और 3 से तुम कह देना कि उसको मेरे जैसे पर्सन के साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मेरे आसपास रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर योगी कहती है क्या ये सच है? आप क्या मेरे को बता सकते हो आप अपने भाई के लिए क्या फीलिंग धरते हो? देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि आपका भाई एक दिन बहुत दूर भग जाए और आपको रिग्रेट होए। मैं कोई भी रिग्रेट वाले इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मैं एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहती हूँ आपके साथ। मैं नहीं चाहती कि आपके मन के अंदर इस बात का रिग्रेट होए कि आपका भाई आपसे दूर है। तो प्लीज़ उससे बात कीजिए। इतना कहने के बाद भाई योगी वहाँ से बाहर भाग जाती है और फिर वो छत की तरफ जाने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा ठगी भी होती है। इसलिए योगी अपने आप से कहते हैं कि मैं तो अपने पूरे लास्ट पावर तक पहुंच चुकी हूँ। और फिर दूसरे सीन में हमें 3 दिखाया जाता है। 3 अपने मन के अंदर एक छोटा सा फ्लैशबैक होता है, जिस फ्लैशबैक के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर होता है जहाँ पे योगी सबकी मदद कर रहा होता है, मतलब 3 सबकी मदद कर रहा होता है जो भी जख्मी लोग होते हैं। जब भी वहाँ पे कुछ लोग घुस जाते हैं जो कि वहाँ पे एक इंसान को मारने वाले होते हैं, जब भी लेकिन उसके सामने 3 आ जाता है, वो उसकी शील्ड बन के आया होता है और फिर वो अपनी आज आंखें बंद कर लेता है। जब भी वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, जब भी वो महसूस करता है कि उसके ऊपर हमले का कोई भी असर नहीं हुआ, जब वो आँख खोलता है कि उसके सामने उसका बड़ा भाई खड़ा होता है और फिर उसका बड़ा भाई उसको पीछे मुड़ के कहता है हे छोटे भाई, मैं बिल्कुल भी ना खुश हूँ कि तुमने ये करा। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगली बार से अपने आप को ऐसे मत करना, अपने आप को चोट पहुँचाने की बिल्कुल ही कोशिश मत करना, ठीक है ना। और फिर वाला फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वाला फ्लैशबैक सोच के। जब भी वहाँ पे योगी भी आ जाती हैं और फिर 3 कहते हैं हे भाभी क्या आप मेरे को दोबारा से किडनैपिंग के बारे में समझाने वाली हो। और फिर 3 कहते हैं चलिए छोड़िए इन सब बातों को, आपको ये तो पता ही होगा कि मेरा भाई एक ना एक दिन गायब हो जाएगा। तो ये बात मैं भी जानता और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा भाई सबसे पहले मेरे को ये कासल सौंप देगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता इस कासल को संभालना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसके पहले ही गायब हो जाऊँ। जब ये 3 यहाँ पे आप सबको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन 3 वहाँ से जंप करने वाला होता है, मतलब जंप कर ही देता है। और फिर भाई इसे देख के तो हमारी योगी भी बिल्कुल ही उसका अजीब सा माइंड हो जाता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग नहीं पाती, वो गिर जाती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कभी कभी, कुछ ऐसा बड़ा सा मोमेंट हो रहा हो तो हमारे पैर भी काम करना बंद कर जाते हैं। तो वहीं पे योगी के भी पैर काम करना बंद हो जाता है और फिर योगी वहाँ से पे ही गिर जाती है। और फिर 3 गिर रहा ही होता है जब भी वहाँ पे उसका बड़ा भाई उसको आके बचा लेता है। और फिर ये देख के तो भाई हमारा 3 भी बिल्कुल ही चौंक जाता है कि भाई आर्नोल्ड उसे मदद करने के लिए आया होता है। और फिर आर्नोल्ड खींचता है उसको ऊपर, जैसे इंडियन पुलिस एक गाय को खींचती है ऊपर और फिर उसे मारने लग जाती है, ऐसे ही आर्नोल्ड अपने भाई को ऊपर खींचता है। बड़े प्यारा यहाँ पे बिल्कुल प्यारा मोमेंट चल रहा होता है जब आर्नोल्ड अपना हाथ उठाता है और उसके अंदर एक चट लगा देता है, वो भी खींच। और फिर आर्नोल्ड कहता है हे पागल तुम ये क्या करने वाले थे। और फिर 3 कहता है कि मैं चाहता था कि मैं आपके काम आऊँ। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि ये कोई काम वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम करा है जो कि तुमने अभी अभी करा है। और फिर योगी कहते हैं कि आर्नोल्ड सामा वैसे भी तो आपका भाई आपकी मदद ही करना चाहता है, मैं जानती हूँ कि उसने गलत करा है, लेकिन फिर भी वो आपसे कैर चाहता है। और फिर ये सुन के 3 कहता है जी हाँ भाई,
मैं आपकी हमेशा मदद करना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि आपके अलावा मेरी इस दुनिया में है और कौन ही है। और फिर ये सुन के आर्नोल्ड कहता है कि वैसे भी तुम अपनी जान किसी के लिए भी कुर्बान मत करा करो। और फिर ये सुन के भाई हमारा 3 रोने लग जाता है। 3 कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपको ये बात याद है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर ये देख के तो यार हमारी योगी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब भी वो बेहोश हो जाती है उसके पास आर्नोल्ड आता है और उसे पकड़ता है। जब भी वहाँ पे 3 भी आए थे, 3 कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से सही हुआ है, मैंने ही भाभी को इतना ज़्यादा परेशान करा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो 3, ये वैसे भी सिर्फ सो ही रही है। और हाँ 3 जाओ और कैरेज निकालो क्योंकि मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है। ये सुन के तो भाई हमारा 3 भी बिल्कुल ही खुश हो जाता है और फिर वो कैरेज निकलने के लिए चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें योगी एक बेड पे लोटी हुई दिखती है और फिर योगी उठ जाती है और फिर वो खड़ी होकर आर्नोल्ड सामा को देखते हैं, वो जो कि उनके सामने बैठे हुए होते हैं। और फिर 3 उठ के कहते हैं कि मेरे को माफ़ कर देना, आपको पूरी रात भर जगना हो पड़ा। और फिर आर्नोल्ड उसके पास आता है और फिर कहता है कि हे योगी, क्या तुम बिल्कुल सही हो? और फिर योगी कहती है हाँ मैं बिल्कुल सही हो। और फिर आर्नोल्ड उसे एक पर्ची देता है, जिस पर्ची के अंदर जो पर्ची जो होती है उस वो 3 ने लिखी होती है। और फिर उस वो पर्ची जब योगी पढ़ते तो उसे पता चलते गए जो कि इस्लाम एरिया में जाके बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है और वो सबकी मदद भी कर रहा होता है। तो ये पढ़ के योगी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है और फिर उसे पता चलता है कि वो अब बिल्कुल ही सही है और योगी। और फिर 3 लास्ट में आके ये भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप मेरे भाई का ध्यान धरना। और फिर ये सब पढ़ने के बाद तो हमारी योगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमारा आर्नोल्ड कहता है मैं माफ़ी चाहूँगा। और फिर योगी कहते हैं किस बात के लिए? और फिर आर्नोल्ड कहता है कि वैसे तुम मेरे को बता सकते कि तुम्हें मतलब क्या चाहिए, और मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें दोबारा टच करा था उस दिन उस रात को। और फिर ये सब सुनने के बाद योगी उस दिन की बात याद करते हैं जब आर्नोल्ड ने उसे किस करा था। और फिर ये सोच के तो भाई वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं क्या तुम्हें जानना है मैंने तुम्हें क्यों किस करा था? और फिर योगी कहते हैं नहीं 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 मेरे को नहीं जानना, मेरे को माफ़ कर दो। और फिर आर्नोल्ड कहता है और हाँ मेरे भाई की मदद करने के लिए, मेरे साथ भाई के साथ रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी वो मेरे सगे भाई बराबर ही हैं। और फिर आज तो मैंने 6 के 6 एपिसोड कवर कर दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोग यहाँ तक ये वाली वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को बनाने में पूरे 6 दिन लगे और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ अब से हर एक दिन एक वीडियो तो आया रखेगी। टाटा बाय बाय सी यू नेवर। प्लीज़ इस वाली वीडियो पे 20 लाइक कर देना। आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द।